हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 55 रहेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए अगर आप और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है grandmaster360.com। इसी के साथ में यहाँ पर माध्यम बताए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी। इनमें से आप किसी भी माध्यम के साथ संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी बातें हैं उनका निदान किया जाएगा। और साथ में ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा एक और बैच लॉन्च कर दिया गया है, एसएससी सीजीएल बैच। अगर आपके साथी बंधु तैयारी कर रहे हो एसएससी के लिए तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। सीजीएल बैच लॉन्च कर दिया गया है और ये जो कोर्स है, इस कोर्स की वैलिडिटी 10 महीने की रहेगी, जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या फिर मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको और भी ज्यादा जानकारी वहां पर मिल जाएंगी कि आपको वहां पर कौन कौन से टीचर्स जो है वो पढ़ाएंगे इस कोर्स में। सभी की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। अब चलते हैं हमारी उसी दुनिया में जिस दुनिया में हम बातें कर रहे थे टेस्ट सीरीज की। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। एनी बेसेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। तो जल्दी से आपको बताना है, पॉइंट एक एक करते हुए हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को कलफम लंदन में हुआ था। क्या ये पॉइंट ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। और जब बचपन में इनका नाम आता है तो इनका मूल नाम वैसे क्या था? कहा जाता है कि इनका नाम था एनी वुड। बाद में किस प्रकार से ये एनी वुड से एनी बेसेंट बनी, वो बात भी हम इसमें देखेंगे। तो एनी वुड का जन्म कलफम लंदन में हुआ। लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की। और इंग्लैंड किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे यूके का, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। फिर कहा जाता है कि ये कुछ समय बाद इनकी शादी हुई थी। और एनी बेसेंट की शादी किसके साथ हुई? पादरी रेवरेंड फ्रैंक के साथ। जब बात करते हैं इस पादरी के बारे में, एक अंग्रेज व्यक्ति थे और इनका वैसे पूरा नाम बताया जाता है कि फ्रैंक बेसेंट। तो इनकी शादी जैसे ही हुई उसके बाद में इनका सरनेम एनी वुड के साथ जुड़ गया और वो श्रीमती एनी बेसेंट हो गई। 1867 की बात है जब इनकी शादी हुई थी। तो कहा जाता है कि ये जो फ्रैंक बेसेंट थे, ये एक रूढ़िवादी कट्टर रोमन कैथोलिक व्यक्ति थे। और एनी वुड जो थी वो रूढ़िवादी विचारों से ताल्लुकात नहीं रखती थी, वो इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसी वैचारिक मतभेद के चलते इनकी शादी में क्या है, कटुता आ गई और बाद में इन्होंने तलाक भी ले लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। 21 मई 1889 को थियोसोफिकल सोसाइटी से वो जुड़ी। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। एक नाम आपने शायद सुना भी होगा, मादाम ब्लावाट्स्की। मादाम ब्लावाट्स्की ने एनी बेसेंट को थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में बताया कि उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। उनके उद्देश्यों को सुनकर 21 मई 1889 को ये एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से भी जुड़ गई थी। और बाद में फिर कहा जाता है कि इन्होंने 1908 में, उससे पहले बात करते हैं 1907 की। 1907 में इनको थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है ना, 1907 में ये
अध्यक्ष बनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर अगले साल की बात आती है 1908 में। 1908 को ऑर्डर ऑफ थियोसॉफिकल सन्यासी यानी कि एक संस्था इन्होंने बनाई थी 1908 में। तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। फिर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में कहां पर हुआ था? आपको पता है, कोलकाता में हुआ था। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली महिला नहीं बनी थी। तो पहली महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय किसे दिया जाता है? एनी बेसेंट को दिया जाता है। कहा जाता है कि इनको अम्मा कहना पसंद था, इनको मैडम कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको मां वसंत की उपाधि भी दी गई। ठीक है, इनको देवी वसंत भी कहा गया। जैसे मां वसंत किसने कहा था इनको? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने इनको मां वसंत की उपाधि दी एक तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इनके बारे में हमें ध्यान में रखने हैं। और जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। अब जब ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता कर रही थी, उससे पहले की बात करते हैं 1916 में। 1916 में आपको पता है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी होम रूल लीग की कमान संभाली। होम रूल लीग की कमान इन्होंने कहां से संभाली थी? मद्रास में। इसी प्रकार आपको इनसे संबंधित कुछ ये पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 1893 के आसपास में ये भारत में आई थी। और बाद में कहा जाता है कि इन्होंने भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से समझा था और उसी राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार भी किया था। और इनका कहना था कि मेरी जो कर्म भूमि है वो भारत ही है। ठीक है ना। और वाराणसी में ये रहने लगी। वाराणसी आपका कहाँ का एरिया है? तो यूपी का एरिया है। वहां पर इन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी, गीता का अनुवाद भी इन्होंने किया। और आने के बाद वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की। ठीक है ना। तो इस प्रकार के इन्होंने कई कार्य किए थे। फिर बाद में ये राजनीति में भी प्रवेश कर गई थी 1913 के आसपास में। फिर करते करते आपको पता है 1917 में इन्हें कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका भी मिला था। इनसे संबंधित दो अखबार बताए जाते हैं। जैसे एक का नाम लिया जाता है न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया जो है ये इन्हीं से संबंधित है। तो इस प्रकार ये पॉइंट क्लियर हुए एनी बेसेंट के बारे में। अब आप दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, वराहमिहिर की रचना है। तो आपके सामने कई ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो बताया जाता है गुप्त वंश के समकालीन। गुप्त वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय वही हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद में ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्हीं के दरबार में रहा करते थे वराहमिहिर। और ये जो आपको पता है वराहमिहिर कौन थे? तो ये एक बेहतरीन खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री। कई बार ऐसा भी वर्णन मिलता है कि ये आर्यभट्ट से मिले थे। आर्यभट्ट की जीवनी यानी कि उनका जो जीवन था, उनके अनुभवों का काफी प्रभाव देखने को मिलता है वराहमिहिर में। जब हम बात करते हैं इनके जन्म की तो लगभग बताया जाता है कि इनका जन्म 499 में हुआ था। 499 के आसपास इनका जन्म हुआ। और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 587 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो ठीक है, लगभग ये बात है। जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि कालिदास जो थे, अगर इनसे मिले थे तो वो कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन रहे होंगे। लेकिन कालिदास के टाइम पीरियड को कई बार क्या है, इतिहासकार मानते हैं कि वो ईसा पूर्व में थे। लेकिन कॉमन
थ्योरीज निकल कर जो आती हैं उनके अनुसार बताया जाता है कि वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन ही थे। तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा हमें एक मैचिंग सी दिखाई देती है। अब थोड़ा सा हम बातें करेंगे इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनके बारे में। तो पहला पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, इसमें लिखा हुआ है मुद्रा राक्षसम। क्या मुद्रा राक्षसम इनके द्वारा लिखित है क्या? इनके बारे में तो आपको पता ही होगा किसने लिखी थी मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम तो बताएंगे कमेंट में। नाम आता है मुद्रा राक्षसम के लेखक कौन थे, बताएं कमेंट में। विशाखदत्त, जिन्होंने लिखा होगा ना विशाखदत्त, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आपका पहला पॉइंट तो हो नहीं सकता, पहला कट हो गया। फिर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट को देखने के लिए। इसमें लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपको पता है एक संस्कृत व्याकरण से संबंधित ग्रंथ था, संस्कृत व्याकरण। अब जैसे बात करते हैं ये किसने लिखा था, संस्कृत व्याकरण को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए 8 अध्याय लिखे गए एक ग्रंथ में, और वो किसने लिखे थे, तो नाम आता है महर्षि। कौन थे वो महर्षि? जो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे, उनके द्वारा लिखी गई रचना है ये अष्टाध्यायी। जैसे वैदिक काल के समय में हमें दो संस्कृत भाषाएं देखने को मिलती है, एक तो थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत को अच्छी व्याकरण देने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया था अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका हो नहीं सकता। तो उसके बाद हम देखते हैं उन महर्षि का नाम बताइए कमेंट में, जल्दी से बताएंगे। उसके बाद में बता दिया तो लिख देंगे आप महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था ये अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ। इस अष्टाध्यायी पर टीका लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है पतंजलि का। पतंजलि वो महर्षि थे जो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। तो आपका तीसरा पॉइंट भी हो नहीं सकता। फिर जैसे हम बात कर रहे होते हैं ऑप्शन डी के बारे में, इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो नाम आता है नागार्जुन का। और नागार्जुन के बारे में तो आपको पता ही है, इनको क्या बोला जाता है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन कहे जाने वाले नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था ये ग्रंथ, जिसे हम कहते हैं माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में। तो भारत का आइंस्टीन इनको बोला जाता है नागार्जुन को। अब क्या है, आपका ऑप्शन कौन सा भी नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहां पर? बॉम्बे में। और वर्तमान की दृष्टि से उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम मुंबई बोल देते हैं। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? ए ओ हयूम के नेतृत्व में, जो एक पक्षी विज्ञानी भी थे, उनके नेतृत्व में हुई। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ, जिसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रकार से इनके हर साल अधिवेशन हुआ करते थे। करते करते यहाँ पर कई बातें जो है वो हमें दिखाई देती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी अध्यक्ष बने थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था। तो फिर क्या है, अगले साल अधिवेशन होने वाला था उनका त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में अध्यक्षता कौन करेगा, उस बात को लेकर क्या हुआ, उस बात को लेकर इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में महात्मा गांधी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया पट्टाभी सीतारमैया के रूप में, और विपक्ष में खड़े थे सुभाष चंद्र बोस।
आपको पता है महात्मा गांधी बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम था उस समय। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी क्या है, वो भी बड़े फेमस थे उस समय। तो महात्मा गांधी ने जिस व्यक्ति को खड़ा किया वो व्यक्ति यानी कि पटाभी सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शन में जीत गए थे। तो कहा जाता है कि ये काफी रिस्पेक्ट किया करते थे उनकी, और ये फिर चले गए थे वापिस और इन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम बात करते हैं, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम आता है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस का नाम, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी 1 मई 1939 के आसपास। इसके बाद में फिर जैसे बात करते हैं पटाभी सीतारमैया के बारे में, ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली व्यक्ति थे, ये भी बड़े बेहतरीन व्यक्ति थे, एक अच्छे राजनेता थे। इनको भी फिर मौका मिला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने का। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन हो रहा था जयपुर में, और ये जो जयपुर का अधिवेशन था ये कब हुआ, तो ये बात है 1948 की, यानी कि हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, यानी हमारा भारत गणतंत्र भारत नहीं बना था। उसी टाइम के बीच में 1948 में जयपुर का जब अधिवेशन हुआ तो उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है बी पटाभी सीतारमैया का। तो और सीतारमैया भी एक अच्छे लेखक थे। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, तो नाम आता है पटाभी सीतारमैया का। फिर जैसे इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बारे में भी अगर हम देखने का प्रयास करें तो इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। जब हम इस मद्रास अधिवेशन की बात कर रहे होते हैं जो कि 1927 में हुआ था, इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है M.A. अंसारी का। M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हो रहे इस मद्रास अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ। तो स्वतंत्रता प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन जब बात करते हैं उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो नाम लिख देना M.A. अंसारी का। फिर जैसे बात कर रहे होते हैं हम लाहौर अधिवेशन के बारे में जो 1929 में हुआ था, इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहे इस 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, और इन्होंने कहा कि हम आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन जब 26 जनवरी आई तो 1930 आ चुका था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी 1930। तो जब हमारे संविधान बनाने वाले जो मुख्य लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारा संविधान लागू किस दिन करना चाहिए, उन्होंने भी फिर 26 जनवरी का दिन ही चुना था इस दिन को सम्मान देने के लिए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। तो चलिए जी, अब आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था, जल्दी से आपको बताना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है। जो सही सुमिलित है वो आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे। अब देखते हैं राधाकांत देव के बारे में। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, यानी पहला पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को हुई थी। फिर दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, इसमें लिखा हुआ है गुजरू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। क्या ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? क्या आप कहेंगे
जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो ये आपका पॉइंट गलत हो गया है। तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के बारे में जब कहा जाए, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो नाम लिख देना, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी का। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर ये महाजन मद्रास महाजन सभा जो थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1884 के आसपास की गई थी, मई 1884 में की गई थी, यानी कि यही महीना चल रहा था जिस महीने में हम बात कर रहे हैं। तो बात है ये 1884 की। इसमें अध्यक्षता करने वाले इसकी स्थापना करने वाले व्यक्तियों में कई लोगों का नाम आता है। जैसे हम बात करते हैं एम वीर राघवाचारी का। एम वीर राघवाचारी थे इसके संस्थापक सदस्यों में। और एक नाम आता है सुब्रमण्यम अय्यर का। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो भी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। एक नाम आपने और सुना होगा, आनंद चार्लू। इन सब लोगों के प्रयासों से मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। लेकिन गुजलू कडफिस जो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी हैं वो इससे संबंधित नहीं थे। इन्होंने तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन